बात करेंगे अब बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना रिकॉर्ड 8वां बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट से मध्यम वर्ग को महंगाई और इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें हैं। कहा यह जा रहा है कि आम बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जा सकते हैं। सुबह 8:30 बजे यानी कि कुछ ही देर में अब वित्त मंत्री अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। सुबह 10:15 पर पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इससे पहले कल पेश किए गए आर्थिक सर्वे का अनुमान यह है कि अगले वित्त वर्ष यानी साल 2025-26 के लिए देश की जीडीपी दर 6.3% से 6.8% रहेगी, जबकि साल 2023-24 में देश की विकास दर 8.2% रही। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके 6.4 रहने का अनुमान। बिल्कुल, तो एनडीटीवी पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज देश भर से हमारे रिपोर्टर सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ देश के तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच 3 सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आपको राजीव रंजन नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ अतुल रंजन हैं जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास से मौजूद है। हिमांशु शेखर सीआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पारस हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नोएडा से प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। मैं सबसे पहले हिमांशु आप ही से शुरू करूंगा। आप आज जहां मौजूद हैं, सीआईआई कई रिकमेंडेशन सीआईआई की तरफ से इस बजट को लेकर दी गई है और जिसमें सबसे अहम है कि टैक्स स्लैब जो मध्यम वर्ग है उसको राहत दी जाए। क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा रहने वाला है आज का दिन बजट के लिहाज से? सीआईआई में कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, सीआईआई को उम्मीद है कि जो बजट वित्त मंत्री पेश करेंगी उसका जो मुख्य फोकस होगा वो ग्रोथ मोमेंटम को किस तरह से अर्थव्यवस्था में दोबारा बहाल किया जाए। आपको पता है कि पिछले वित्तीय साल में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 8.2% रही थी और इस बार मौजूदा वित्तीय साल में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो घटकर 6.4% रहने की उम्मीद है। और इसलिए उद्योग संघ की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं वित्त मंत्री के सामने, वो मुख्य तौर पर 2 मांगे हैं। पहला कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट के में आम लोगों को जो मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स हैं विशेषकर उनको राहत देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनके पास पैसे बचेंगे और उनके पास जो पैसे की बचत होगी वो जब अर्थव्यवस्था जी हिमांशु के पास हम लौटेंगे, लेकिन अतुल रंजन भी हैं हमारे साथ मौजूद। अतुल, आज जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक निकलेंगी नॉर्थ ब्लॉक के लिए? देखिए, पिछले 1 घंटे से हम जो है 15 सफदरजंग रोड जहां निर्मला सीतारमण का घर है वहां मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की लगातार जो मीडिया का जमावड़ा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। सभी को इंतजार है कि कब निर्मला सीतारमण यहां से निकलेंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उनकी आज का दिन का जो पूरा प्रोग्राम है वो कब शुरू होगा। बजट काफ़ी खास रहने वाला, जैसा कि आपने बताया कि ये निर्मला सीतारमण का 8वां बजट होने वाला है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ये मोदी सरकार के जो तीसरा टर्म है उसका एक पहला पूर्ण बजट होने जा रहा है। तो यानी कि बजट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी को इंतजार है कि निर्मला सीतारमण कब यहाँ से निकलेंगी। जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से वित्त मंत्री जो है वो नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी बजट की जो टीम है पूरी उनके साथ मुलाकात करेंगी, बजट की कॉपी लेंगी और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो जाएंगी। वहाँ पर सीतारमण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें बजट की कॉपी सौंपेंगी और उसके बाद वहाँ से फिर वापस नॉर्थ ब्लॉक आएंगी, जहाँ पर एक छोटा सा फोटो शूट होगा जो कि एक परंपरा रही है सालों से बजट को लेकर। उसके बाद जो तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है 10:15 का जो वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर तकरीबन आधे घंटे की बैठक में जो बजट है उसे अप्रूवल मिलेगा, पूरा कैबिनेट उसे अप्रूव करेगा और उसके बाद फिर संसद भवन के बाहर जो परिसर है उसके बाहर सीतारमण का फोटोशूट होगा। पूरे बजट का जो एक ये भी एक परंपरा जो है बजट के से जुड़ा हुआ वो होगा। उसके बाद तकरीबन 11 बजे जो है सीतारमण बजट पेश करेंगे और सभी को उम्मीदें, जैसा कि ये हिमांशु भी बता रहे थे कि सीआईआई ने भी काफ़ी सलाह दिया है बजट को लेकर। सबको उम्मीदें हैं कि खासकर मिडिल क्लास को उम्मीदें हैं कि जो बजट में टैक्स को लेकर जो है उन्हें राहत मिल सकती है। बिल्कुल अतुल, राजीव रंजन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। राजीव, चूंकि इस बजट से एक तरफ तो टैक्स में रिबेट मिले,
मिडिल क्लास को कुछ हाथ लगे, इस पर उम्मीदें हैं ही हैं, लेकिन महिलाओं को, युवाओं को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं विजय चौक पर मौजूद हूँ और हमारे ठीक पीछे पार्लियामेंट है, लेकिन धुंध की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। 11 बजे के आसपास उम्मीद करना चाहिए कि जब वित्त मंत्री जो है संसद में बजट पेश करेंगे तो सारा धुंध जो है खत्म हो जाएगा। जो जानकारी मिल पा रही है कि सरकार का जो फोकस होगा ग्रोथ पर फोकस होगा, यानी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। और जब आपका देश का ग्रोथ जो है जब आगे बढ़ता है, जब विकास होता है, तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज, आसपास के आम लोगों को जॉब मिलता है, इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होगा। यह भी होगा कि मिडिल क्लास को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर भी ज़्यादा ध्यान होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि कंजम्पशन होगा, यानी पैसे आपको पास आएंगे, वो खर्च करने के लिए सरकार उपाय करेगी, ताकि जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें जो है एक कह सकते हैं कि उस पर गति मिले। और सबसे बड़ी बात यह भी जानकारी मिल पा रही कि इनकम टैक्स के स्लैब में हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। मिडिल क्लास जो उम्मीद कर रहा है कि इस बजट से कम कुछ उनके हाथ में हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरह से आप देखें कि दुनिया भर में आर्थिक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साह के ग्रोथ वाली नहीं है, लेकिन भारत का जो फोकस है, प्रधानमंत्री का जो फोकस है कि 2047 तक जो है देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए बहुत कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। और उसकी जो झलक जो है वित्त मंत्री के पिटारे में आप 11 बजे के लगभग देख सकती हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपने गेस्ट का परिचय दे दें। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आपका एनडीटीवी में सर। हमारे साथ मौजूद है राजीव रंजन झा, एडिटर हैं निवेश मंथन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयंत कृष्णा, अर्थशास्त्री हैं, और दीक्षु कुकरेजा, विशेष आमंत्रित सदस्य नीति आयोग। सबसे पहले संजय सर, मैं आपके पास आऊँगी। ये जो अभी शुरू होने जा रहा है, जो भी बजट का पूरा सेशन रहेगा, इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था उसी में काफ़ी झलकियां मिल गई थी कि क्या रहने वाला है आज बजट में। हाँ, उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का अर्थ, और उससे बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक, जो मिडिल क्लास की इतनी बात हो रही है, मिडिल क्लास बीजेपी का हमेशा से बैकबोन रहा है, एक्सेप्ट 2009 जिस समय उन्होंने ठीक से वोट नहीं किया था, मेल्टडाउन का टाइम था। अब बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लग रहा है कि मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी बोझ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, और उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपने इंटरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने, मोदी सरकार ने कुछ दिया नहीं किसी को भी, क्योंकि वो जनरली वोट ऑन अकाउंट टाइप का उन्होंने रखा था। तो ये बजट को लेकर के एक मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, उनका कोर सोशल कंस्टिट्यूंसी भी है। दूसरी चीज़ है कि इंफ्रा का एक डेवलपमेंट, और सोशल सेक्टर में क्या करते हैं। सोशल सेक्टर में एज इट इज़ बहुत सारी स्कीमें हैं, तो उसको कितना आप आगे लेके जा सकते हैं। ये ओकेजन और भी मोमेंटस है जो आप कह रहे थे निर्मला सीतारमण के लिए। देखिए, आप जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कंटिन्यूएशन में, मतलब कोई एक, अगर आप देख लें पहले वित्त मंत्री CD देशमुख का, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं है कि कितने बजट उन्होंने लगातार प्रेजेंट किए। इतने लगातार बजट किसी और FM ने प्रेजेंट नहीं किए। पहला उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक किया था जिस समय वो डिफेंस मिनिस्टर बनी थी, CCS की मेंबर, और दूसरा रेगुलर FM कोई नहीं था। तो ये दो, और उसके साथ ही मतलब कायदे से छठा या सातवां एक इंटरिम बजट भी जोड़ दें तो वो संख्या बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा ओकेजन है जिससे कि आप एक साथ में दूसरा संदेश भी जाता है सरकार की कंटिन्यूटी का। महिला हैं, बाकी मोदी सरकार, इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आप 12 बजे के बाद जब चर्चा करेंगे तो उसमें आप शायद कहें कि हाँ, ये बजट। उम्मीदें बहुत ज़्यादा इस बार लोगों की बनी हुई है। राजीव रंजन जी, सवाल ये है कि कल का इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें तो वो जो GDP ग्रोथ रेट इवैल्यूएट कर रहा है वो 6.3 to 6.8% के बीच कर रहा है, और एक ऐसे दौर में जब अमेरिका में ट्रंप सत्ता में आए हैं, टैरिफ्स की वो बात कर रहे हैं बड़े लेवल पर, एक तरफ युद्ध के आयाम हर मोर्चे पर खुले हुए हैं। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था का ये जो ग्रोथ इवैल्यूएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं, और कल के इकोनॉमिक सर्वे से इस बार के बजट की एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई होती हैं? देखिए, ये जो अभी आंकड़े सामने रखे गए हैं वो एक रेंज है, और वो रेंज काफ़ी बड़ा है, 6.3 से 6.8 काफ़ी बड़ा है। आप ये मान के चलें कि इसके बीच में कहीं पर हमारी ग्रोथ रेट आएगी 25-26 के अंदर, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी तो 24-25 ही चल रहा है, 25-26 अभी आगे आने वाला है, और उसके बारे में एक पूर्वानुमान हमारे सामने है। वो अपने आप में ये हमें बताता है कि हम 5वें गियर में गाड़ी चला रहे हैं,
बीच में कभी कभी थोड़ी स्पीड घट जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन 5वें गियर में हम बने हुए हैं। हम अभी भी दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रोथ ठीक चल रही है। अगर ठीक कंपैरिजन में देखेंगे 8.2 से घट करके अगर आप 6.4 पे आ रहे हैं, आगे आपको 6.3 से 6.8 का रेंज मिल रहा है, तो शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ ये क्या हम स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप 5वें गियर में हैं, उसी के अंदर थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। जयंत कृष्णा जी से जानते हैं। जयंत जी, क्या लगता है कि आज बजट में किसे राहत मिलेगी, खासतौर पर मिडिल क्लास वालों को? जयंत जी, आपकी आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जी। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो काफी पीड़ित है कई मायनों में। एक तो ये कि उनको इनकम टैक्स कोई सब्सटैंटिव रिलीफ नहीं मिला है पिछले कुछ सालों में। उनकी जो इनकम्स हैं उसको रियल टर्म्स में कोई उसमें खास इजाफा नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो कोविड में बल्कि रिडक्शन ही हुआ था और उसके बाद स्टेबलाइज किया है, बट फिर भी। और तीसरी चीज ये है कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी गोइंग काफी टफ है उनके लिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब अपनी जिंदगी की प्लानिंग करी थी और सेविंग्स करी थी, वो ये सोच के करी थी कि उस समय इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे 11 से 14% के बीच में, और वो अब रेट्स उससे करीब करीब आधे हो गए हैं। तो उनको लगता है कि जो उनकी लाइफ की सेविंग्स हैं उससे उनकी जीविका कैसे चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल आया है। तो मुझे लगता है कुछ सीनियर सिटीजन्स को, जो जितने ज्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको एक स्पेशल राहत देने की जरूरत है। और इससे बड़ी चीज जो मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे में भी खासतौर से कही गई थी कि किस तरह से इंडिया को अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है 2047 तक, जब भारत इंडिपेंडेंस के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसमें किस तरह से आधारभूत परिवर्तन एक दिशा में करने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। हमें देखिए, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, हम अपने जीडीपी का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ केयर पे, स्वास्थ्य पे, वो मुश्किल से 2% के आसपास करते हैं। अगर एजुकेशन और कौशल विकास के, शिक्षा और कौशल विकास की बात करें, तो वो 3% से थोड़ा ज्यादा है। तो ये दोनों ही जो आंकड़े हैं, ये डबल करने की जरूरत है अगर हमें विकसित भारत बनाना है। क्या कुछ नया होने वाला है? क्या पिटारे खुल रहे हैं सरकार के? 12 बजे तक सब खबर आपको मिल सर, की फोकस क्या रहेगा सर? क्या मध्यम वर्गीय 10 लाख तक की ऐसी कोई छूट की प्राविधान है सर? मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। बजट से पहले कुछ नहीं बताएंगे सर? अभी पता चलेगा सब आपको। सर, किसानों के लिए क्या कुछ? कल प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होगा, उस पर क्या कुछ? प्रधानमंत्री जी ने क्या मतलब आपको? सर, किसानों के लिए कोई राहत? सर, टैक्स में कोई छूट देंगे? सर, टैक्स में छूट मिडिल क्लास के लिए कुछ? तो वहीं अब आइए आपको बताते हैं कि बजट में किसानों को क्या कुछ मिल सकता है, किसानों को बजट से इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं, और जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना की जो रकम है वो बढ़ाए जाने की उम्मीद किसान कर रहे हैं। 8,000 या फिर 10,000 तक ये राशि जो है वो बढ़ सकती है, इसकी संभावना है। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज की भी सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ कर्ज चुकाने की शर्तों को आसान भी बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर पर मोदी सरकार का विशेष फोकस रहा है और इसीलिए ये उम्मीदें जताई जा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल फंड, मनरेगा के लिए बजट में मामूली बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो वहीं कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के ऐलान की भी संभावना जताई जा रही, क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन, एमएसपी की मांग और इन सब के बीच संभावना जताई जा रही कि इस बार के बजट में कई फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान तो हो ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ फसल बीमा योजना का विस्तार भी जो है वो इस बजट में संभव हो सकता है। लेकिन महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, ये मेरी सहयोगी आरजू आपको बताएगी। बिल्कुल, तो महिला सशक्तिकरण के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है, ये इस बजट में जरूर देखा जा सकता है। साथ ही उम्मीद ये है
कि महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार किया जा सकता है। लाडली बहन योजना खूब चर्चा में रही। लाडली बहन योजना का राष्ट्रीय विस्तार किया जा सकता है। इस बजट में महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं संभव हैं। अब इन योजनाओं में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। मिशन शक्ति का बजट भी बढ़ा सकती है सरकार, ये भी उम्मीदें इस बजट से हैं महिलाओं को। बिल्कुल, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और इन तमाम उम्मीदों के बीच संजय जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हम बात जिन दो सेक्टर्स पर करें जिसका मोदी सरकार में बहुत ज्यादा एम्फेसिस हमने रहा है, वो एक किसानों का और एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस रहा है। किसानों की नाराजगी भी हमने देखी प्रदर्शन के तौर पर। एमएसपी से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कुछ संभव है इस बार? देखिए, पहली चीज तो महिलाओं की आपने बात करी, तो जो बजट बना रही हैं वो महिला, जहां बजट सबसे पहले जिनको जाकर के महामहिम राष्ट्रपति को प्रेजेंट करेंगी तो वो महिला, तो अपने आप में एक सिंबॉलिज्म वहां भी जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये जरूर है कि जैसे हमने मिडिल क्लास कहा, मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से महिलाओं का एक जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं या जो उन्होंने काम किया वो वहां से एक विस्तार है, जो मतलब एक्सपांशन, क्योंकि आफ्टर ऑल एक पॉलिटिकल पार्टी है तो देश के विकास या बाकी उत्थान के साथ वो अपना सोशल बेस भी तैयार करते हैं। तो पहली चीज़ उसमें ज़रूर मतलब कई चीज़ें ऐसी आएंगी, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में भी महिलाओं को पहले लाभ अलग तरह का मिला है, इस बार भी हो सकता है। जो स्कीम्स हैं जैसे मान लीजिए लाडली बहना, अभी इस तरह की योजना स्टेट सेंट्रिक है, हो सकता है सेंटर की तरफ से या इंश्योरेंस की तरफ से कुछ चीज़ें आ जाएं। दूसरी चीज़ जो है किसानों की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपने देखा है शिवराज सिंह चौहान एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो बहुत सारे समय में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं फार्मर्स के साथ। अभी भी पंजाब में जिस समय वो भूख हड़ताल पे वो डल्लेवाल उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। बीच में एमएसपी की प्रक्रिया बार बार एमएसपी का रिवीजन होता रहा है, तो एमएसपी दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट का प्रोक्योरमेंट है और सेंटर का, उसमें दोनों का एक रोल रहता है। तो वहाँ पे और प्लस जितने एक साथ में स्ट्रेस्ड ये है कि मिक्स्ड फार्मिंग का, तो इस तरह की चीज़ें जिससे कि अंत में प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, लोगों को विश्वास पैदा हो। और किसान जो हैं, देखिए आंदोलन में बहुत समय भ्रम की स्थिति या डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का इनपुट था, ये मैं बहुत बखूबी मानता हूँ। उस चीज़ को कंटेन करने के लिए कि कहीं से कोई और डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस अगर कहीं से आने की संभावना है या वो बार बार जिस चीज़ को कहते हैं, तो मुझे लगता है एक मेजर पोर्शन जो है वो किसान कृषि पे आधारित चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि अब मंत्रालय भी कहा जाता है किसान कल्याण मंत्रालय या कृषि कल्याण मंत्रालय। दीक्षु कुकरेजा भी है हमारे साथ। दीक्षु, क्या लगता है कि जो टारगेट है सरकार का इस बजट में वो क्या रहने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं मेंबर नीति आयोग नहीं, मैं अर्बन प्लानर हूँ। और ये जो हम विकसित भारत 2047 की बात करें तो उसके लिए जो ग्रोथ इंजन होगा वो है हमारी सिटीज़। तो सिटीज़ की इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सिटीज़ के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बैलेंस्ड अर्बन रूरल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस्ड अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। सिर्फ हम शहरों में ही अगर इन्वेस्ट करते जाएंगे और यहीं पे सारे युवक आते जाएंगे बेशक जॉब्स के लिए और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो हमारी सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल करता रहेगा। यस, आप जो कह रहे हैं 6.3 to 6.8% रहने का ज़रूर ग्रोथ का रहेगा, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी और रियलिटी भी वो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स और ये बजट जो क्रिएट किया जाए, ये हमारे इतने लार्ज, जो दुनिया के इतनी लार्ज पॉपुलेशन कंप्राइज करता है, जो इंडिया का मिडिल क्लास है, उसके हाथ में पैसा आना, उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आना और उसके हाथ में ये इम्यूनिटीज जब तक नहीं आएंगी, फैसिलिटीज नहीं आएंगी, तो बिल्कुल ग्रोथ हम एक तरीके से सिर्फ नंबर्स पे ही रह जाते हैं। एक और बहुत जरूरी है जिसे चीज को हमने देखना है, वो है क्लाइमेट चेंज। हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, अनलाइक यूके, यूएस जो पिछले 20th सेंचुरी में ग्रो किए हैं, हमारी ग्रोथ है निर्भर पूरे ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। तो इसलिए साथ के साथ नजर उस पर रखनी बहुत जरूरी है कि क्या बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स उस तरफ जा रही हैं, क्योंकि जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीजों को हम नहीं, और इसीलिए सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सब पर पिछले भी बजट में हमने देखा है सरकार का विशेष फोकस रहा है। दीक्षु जी,
आगे बढ़ते हुए जरा अब हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि इनकम टैक्स जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है बजट में, उसमें कितनी राहत की उम्मीदें हैं और क्यों हर बार बजट से पहले इनकम टैक्स को लेकर ही बात जो है वो होती है, लेकिन अब तक कुछ वैसी खुशखबरी नहीं आई है। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि खुशखबरी आए, क्योंकि मिडिल क्लास और खासतौर पर गरीबों के लिए बड़े ऐलान जो हैं वो इस बार के बजट में संभव नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल इसके संकेत भी दिए। टैक्स पेयर्स को राहत संभव है। बेसिक एग्जम्पशन जो है वो 3.5 लाख संभव है। 10 लाख सालाना वेतन पर ये घट सकता है टैक्स। साथ ही साथ 15 से 20 लाख की इनकम टैक्स जो कैटेगरी है उसमें 25% टैक्स का नया स्लैब जो है वो संभव है। एनपीएस स्लैब में भी डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं न्यू टैक्स रिजीम 8 लाख पर टैक्स जो है वो खत्म हो सकता है। पेंशन जैसे खर्चों पर टैक्स छूट भी संभव नजर आ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स में भी बदलाव संभव है। यानी उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है। कितनी उम्मीदें एड्रेस हो पाती हैं ये तो 11 बजे जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तब देखने को पता चलेगा। तो बजट 2025 बजट इंडिया का, बजट आपका। बस कुछ ही देर का इंतजार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।